नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कोरोना से राहत मिली नहीं है, ऊपर से जहरीली हवा सांसों की दुश्मन बनने जा रही है। जी हां, मंगलवार से ही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 304 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सोमवार को 24 घंटे का औसत AQI 261 रहा, जो फरवरी के बाद से सबसे खराब है। बुधवार यानी आज भी दिल्ली में धुंध जैसा नज़ारा दिखाई दिया। हालांकि ठंड के सीजन में प्रदूषण तो हर साल बढ़ता है। राज्य सरकारें एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराती हैं, लेकिन प्रदूषण की जो मुख्य वजह है वो पराली बताई जा रही है। दिल्ली के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे हवा जहरीली हुई है। कोरोना काल में प्रदूषण का बढ़ना चिंता का भी कारण है। वैज्ञानिक भी चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, कोरोना के मामले भी बढ़ेंगे। प्रदूषण से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। उसके साथ उन सभी के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सीजन में पहली बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा की धीमी रफ्तार और तापमान कम होने से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका। अचानक बढ़े प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में हवा गुणवत्ता के पैमाने पर बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच गई है। ऐसा इस सीजन में पहली बार हुआ है। बताया जा रहा है कि हवा की धीमी गति और तापमान में आई गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से और गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के एक अधिकारी ने पराली जलाए जाने को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। जबकि ये ना पता हो कि कोरोना महामारी कब तक नियंत्रण में आएगी। PRSC के मुताबिक इस साल 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक के दरमियान पराली जलाने की घटना पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले करीब 4 गुना दर्ज की गई है। आगे बढ़ने से पहले पंजाब के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 2018 में 510 जगहों पर पराली जलाई गई। 21 सितंबर से 12 अक्टूबर 2019 के बीच 755 जगहों पर पराली जलाई गई, जबकि इस साल अब तक 2873 जगहों पर पराली जलाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार किसानों के जागरूक होने की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि हरियाणा के किसान अब पराली से पैसा कमाने लगे हैं और सरकार भी 50 पैसे प्रति किलो की दर से पराली खरीद रही है, ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें। उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहाँ इसका उपयोग होगा वहाँ हम पहुँचाएँगे। और जो इंडस्ट्री में जहाँ उपयोग होता है, जहाँ एनर्जी के प्रोडक्शन में, जहाँ और चीज़ें जो खास करके गत्ता बनता है, बाकी सब बनती हैं, तो ऐसी जगह पर उपयोग जहाँ होता है उन बेल्स को पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते केस चिंता भी बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली में हवा की हालत कितनी खराब है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें, AQI 306 हो चुका है, यानी PM 2.5 के साथ ये बहुत खराब की कैटेगरी में है। वहीं एयरपोर्ट पर हालत और ज्यादा बिगड़ी हुई है। यहां AQI 317 हो चुका है, यानी PM 2.5 के साथ ये भी बहुत खराब की कैटेगरी में है। NCR में आने वाले नोएडा की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। यहां AQI 331 है, दिल्ली से ज्यादा खराब। जबकि गुरुग्राम में AQI 232 है, PM यहां भी 2.5 ही है। लेकिन साइबर सिटी खराब की कैटेगरी में है।
ठंड में कोरोना के बढ़ने की खबरें आ रही हैं और अगर प्रदूषण भी काबिज रहा तो कोरोना की मार और ज्यादा भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। इस मुद्दे पर बड़ी बहस पर हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार या परिवहन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार या परिवहन। दिल्ली को नहीं मिलता पड़ोसी राज्यों का साथ। जो दिल्ली आरोप लगा रही है कि पड़ोसी राज्यों का साथ उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता इस जहरीले वातावरण में जीने को मजबूर है। इस पर बड़ी बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। बीजेपी की तरफ से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ेंगी। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुखदेव सिंह, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं पर्यावरणविद के तौर पर AK गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। उसने साफ तौर पर बोला कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली की हवा खराब करने पर अड़ी हुई है, यानी कि पूरा जो पॉल्यूशन का जो मामला है या जो उसकी जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार है। ये दिल्ली सरकार का कहना है। मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल जी इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। मैं सुन पा रही थी उनको, उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार पिछले कुछ सालों से पूरा का पूरा आरोप जो है पंजाब और हरियाणा पर मर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है, वो NCR से भी कनेक्टेड है। हवा सिर्फ दिल्ली की खराब नहीं हो रही, NCR की भी खराब हो रही है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा भी, बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ये समय बहुत कठिन भी है। कोविड का समय है। अगर इस समय पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है सभी को होगा। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणा को पूरा का पूरा ठीक ठाक छोड़ दिया। मैं याद करती हूँ 2-1 साल पहले की बात है, जब उन्होंने पहले की तरह पंजाब और हरियाणा पर ठीक ठाक छोड़ा था, तो उनके अपने ही सांसद वो अलग तरह का बयान लेकर आए थे, भगवंत मान जी। उन्होंने कहा था कि दशहरा, दिवाली और पराली का ये, मैं सेम स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगी, दशहरा, दिवाली और पराली का ये समय है, लेकिन पोल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि इसी वजह से बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ेंगी। आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी तक बंद हुई हैं या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। वाहन प्रदूषण है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लेकिन हरियाणा की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पराली जो बर्निंग है उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया पिछले समय में। हालांकि हम जो भेद है कि हम 0 बर्निंग चाह रहे थे, उस पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगर आप 2016 से लेकर आज तक की डेटा देखें तो मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि 2016 में 1124 केसेस आए थे 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। 2017 में 984, 18 में 532, फिर 540 और इस बार आए हैं 488। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में इख्तियार, आपने देखा होगा पंजाब में 4 गुना केसेस बढ़े हैं, वहां का वो नाम भी नहीं लेते। अरे राजनीति खेलना बंद कर दीजिए, बहुत गंभीर विषय है, सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले भी पहल करी है कि सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन वंदना जी, पराली की चलो मानते हैं कि कुछ केस कम किए हैं आप लोगों ने, किसानों के ऊपर FIR भी की है, उद्योगपतियों के ऊपर भी किए हैं, लेकिन जो डीजल जनसेट बंद करने की बात है उससे क्यों हाथ खड़े कर दिए? पिछले साल तो कहा था कि हम सर्दियां शुरू होने से पहले खत्म कर देंगे, डीजल जनसेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगे। यतिन जी, मुझे लगता है कि सिर्फ FIR की बात नहीं करें, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम की भी बात करें कि हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे रेडियो से है, टेलीविजन से है, चाहे हमने वॉल पेंटिंग करी, होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए, या हमने लोगों के पास जाके फील्ड में जाके डेमोन्स्ट्रेशन दिए, ये सब काम भी किया। इसके साथ साथ हमने एनकरेज करने का भी काम किया। आप देखेंगे मेरा पानी मेरी विरासत में 1 लाख एकड़ एरिया जो है उसको डाइवर्सिफाई किया गया दूसरी खोज की तरफ। धान की बजाय दूसरी खोज इस साल लगा रहे हैं जिसमें 60,000 पर एकड़ उनको दिया गया है। उसके अलावा 1,000 रुपए पर एकड़ दिया जाता है अगर वो पराली को नहीं जलाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। मेरा सवाल है डीजल जनसेट को लेकर। आपको सवाल कह रही हूँ,
बिल्कुल अब आपके सवाल पर आ रही हूँ। मैं ये सभी आपको बताना चाहती हूँ कि सर हम एक्शन लेने के लिए नहीं, हमने पूरे शुरुआत से हमारा एक्शन प्लान तैयार था। हम पहले दिन से अपने एक्शन प्लान को लेकर चल रहे थे और कुछ समय पहले की बात 21 अगस्त को जो उपकरण है उस पर सब्सिडी देने की घोषणा की, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी कहा गया, अवेयरनेस भी की गई, एनकरेज भी किया गया। जहाँ तक आप जन से इसकी बात करें, अगर जरूरत लगी तो आगे उसके लिए भी हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कहीं पर भी स्टेप हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपका बैठ का आश्वासन देती हूँ कि कहीं पर भी कोई मुश्किल है उसको सॉल्व करने के लिए हम कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये पोल्यूशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर बड़ा मुद्दा है, लेकिन डीजल जनसेट पर आपका जवाब समझ में नहीं आया जी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, वंदना जी का यही कहना है कि आप हर साल यही आरोप लगा देते हो, हरियाणा पंजाब को क्यों छोड़ रहे हो। पिछली बार तो आप पंजाब को भी लपेटे में ले रहे थे, इस बार जो पराली के केस बढ़े हैं वो पंजाब में ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट बता दूं जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वायदा कर चुके हैं, सरकारों के साथ बैठ के वायदा कर चुके हैं जी। ये किसान पे दोष बांटने की बात नहीं है। जब तक किसान को संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब किसान पराली को जाता है, सबसे पहले किसान के फेफड़े खराब होते हैं जी। और वहां से फेफड़े खराब होते हुए इस कोरोना के काल के अंदर पूरा दिल्ली ने, हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक इसकी मार जाती है। एनजीटी ने पिछले साल इनको उपाय करने के लिए बोला था जी। दिल्ली ने अपनी 99% इंडस्ट्री पीएनजी पे कर दी है। दिल्ली ने अपना 100% कमर्शियल व्हीकल सीएनजी पे कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ला रही है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे दिल्ली सरकार दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। दिल्ली सरकार ने खुद मुख्यमंत्री जी ने पराली से खाद बनाने का जो घोल है खेतों में जाकर छिड़का है और दिल्ली के अंदर यही वजह है कि पराली नहीं जलाई जा रही, पराली से खाद बन रहा है। परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डीजल सैट हम बंद नहीं कर सकते। पिछले साल एनजीटी का एफिडेविट दिया था कि 1 साल में हम इंतजाम कर देंगे और डीजल सैट की थोड़ी सी हमें चलाने की परमिशन दो। पिछले साल एनजीटी ने परमिशन दे दी, इस साल फिर वहीं आके खड़े हो गए कि हमें परमिशन दे दो। वही किसानों की बात है, किसानों के कहते हैं जी हम 50 पैसे की कीमत आपको दे देंगे, उससे ज्यादा काटने की कोशिश आ जाती है। जमींदार की एमएसपी आपने पहले खत्म कर दी है, उसका 3 बिल लाके उसके ऊपर जले पे नमक छिड़के जी। ये आपको चाहिए था कि किसान को आप अल्टरनेटिव फूड प्रोवाइड करते हैं, किसान को राहत देते हैं, पराली के काटने में जितना भी खर्चा आता है उसको सरकार रियम्बर्स करती। या जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने अपना घोल डाल के पराली से खाद बनाया ताकि किसानों को खाद का खर्चा बचे और वो सारा घोल का खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया, ऐसा कुछ हरियाणा सरकार लेकिन सुशील जी, आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं। कांग्रेस, जो दिल्ली कांग्रेस है, वो भी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जून 2020 तक आपको एक प्लान तैयार करना था, एक्शन प्लान तैयार करना था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो हवाबाजी है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आपने प्रदूषण के कारणों का पता लगाने की बात कही थी, आज तक उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जी, क्या रिपोर्ट जारी नहीं की है? आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आप ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो 2 घंटे में प्रदूषणों का कारण का पता बताएगी, केवल 2 घंटे, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई। ये आरोप नहीं है आप लोगों के ऊपर। प्रदूषण का कारण साफ हो चुका है, वाहन पूरे साल चलते हैं जी, इंडस्ट्री पूरे साल चलती है। जो पराली जलाए जाने का समय आता है उस समय ही प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ता है जी। अन्यथा भारत की संसद ने ये बोला है। लेकिन अभी तो इतनी पराली भी नहीं जली सुशील जी कि इतना प्रदूषण अभी से फैल गया, कारण तो कुछ और भी होगा। फिर अगर यही सब कुछ आपको बोलना था तो ये वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जो मॉडल, जो रिपोर्ट्स आनी थी, उसकी बात क्यों कही जा रही थी आपकी सरकार की तरफ से? चेतन जी, मैं पराली जलने की फोटो भिजवाता हूँ आपके पास जी। फोटो तो मेरे पास भी है, वीडियो भी है, लेकिन अभी इतनी पराली नहीं जली जितना पॉल्यूशन है। तो रीजन कुछ और भी होगा, केवल किसानों की पराली को ही जिम्मेदार बता देना वो भी तो ठीक नहीं है ना। पॉल्यूशन के कारण तो बहुत सारे होंगे। जैसे पराली जलनी बढ़ती जाएगी और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा जी। ठीक है सुखदेव जी, केवल क्या पराली को ही जिम्मेदार बता देना, जबकि पंजाब में पराली ज्यादा जल रही है पिछली बार से अगर तुलना करें 4 गुना,
क्या उस पर रोक लगेगी? देखिए, पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, जी उनको पराली सुशील जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुखदेव जी को बोलने दीजिए किसानों जी। को। सर बोलूं मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है जी कि जो ये बात कह रहे हैं ना, जी ये बिल्कुल गलत है जी कि सिर्फ पराली के कारण इनके यहाँ पे पोल्यूशन है। जी देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप नोट कर लीजिए। पंजाब में मंडी गोबिंदगढ़ में सबसे ज्यादा है 175, जी जो कि हमारा एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पोल्यूशन होता है। वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 है। जी और अमृतसर, जिसकी ये फोटो दिखाएंगे ना, सबसे ज्यादा पराली जली है अमृतसर में, और अमृतसर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 131 जी और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 से ऊपर। इसलिए ये आप कहना भी पराली के कारण ये सारी समस्या है, ये बिल्कुल गलत है। और ये एक अच्छा एक स्केप रूट बनाया हुआ है। लेकिन पराली का कुछ तो रीजन है, पराली कुछ तो पॉल्यूशन फैला रही है सुखदेव जी, उस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? पूरी लेट मी कंप्लीट सर जी। मैं कहता अगर पोल्यूशन फैलाएगी तो हवाएं तो कल चल रही थी पाकिस्तान की तरफ जी, वो पंजाब में पोल्यूशन नहीं फैला रही, वो एयर क्वालिटी खराब नहीं कर रही उतना, और वो करेंगी तो कल पाकिस्तान की हवाएं चल रही थी, दिल्ली की तरफ तो चल नहीं रही थी। मैं कल का वो बता रहा हूँ। दूसरी बात देखो, जो ले दे के सारी बात आ जाती है पंजाब और हरियाणा पे। मैं हरियाणा की जो मंत्रा जी जो मर्जी बोले, वो पंजाब को भी जो मर्जी कहें। जी ठीक है। एक गौड़ साहब भी हमारे साथ पर्यावरणविद के तौर पर जुड़ गए हैं। गौड़ साहब, आपने इन सभी की बात सुनी होंगी। राजनीति तो है ही ऐसी कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा ही जाता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य कारण क्या है कि वाहनों का प्रदूषण, या केवल और केवल पराली, जिसको आमतौर पर नेता किसानों के ऊपर डाल देते हैं? किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी का बचाव करना उनकी जिम्मेवारी है, उसमें कुछ गलत नहीं है जी। लेकिन अगर आप एक साइंटिफिक दृष्टि से मैं बात करने जा रहा हूं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना लोकदल, ना आप पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं जी। ये जो साल का समय होता है 3-4 महीने, जिस समय दिन और रात के टेम्परेचर में काफी फर्क हो जाता है 10-12 डिग्री तक का, उस टेम्परेचर में क्योंकि ज्यादा गर्मी नहीं होती तो जो स्मॉग है ये तो हमारा बाकी समय भी होता है, ऊपर नहीं उठ पाता और चल नहीं पाता, वो जमीन के से 70, 80, 90 फुट पर ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर ठंड होती है, हवा भारी होती है। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ इसको बनाता कौन है? इसको हमारी इंडस्ट्री बनाती है, इसको हमारी ट्रांसपोर्ट बनाती है, इसको पराली भी बनाती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। अब समस्या क्या है हमारे देश में? मैं आपकी इस बहस में मेरा ख्याल 2 साल पहले भी आया था। जब ये समय निकल जाता है प्रदूषण का तो हम सब बात भूल जाते हैं। अब हमने हरियाणा सरकार को, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं, मैं अपनी आप बीती बता सकता हूं आपको, 2-3 एक सजेशन की थी। एक तो ये थी कि भाई पिछले साल, जैसे अभी आपने बताया, हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट दिया था इसी समय सुप्रीम कोर्ट में कि अगले साल तक हम जनरेटर जनसेट नहीं चलाएंगे और हमें इसकी परमिशन इस साल दे दी, कोर्ट ने दे दी। अब वो साल बीत गया, अभी भी वही स्थिति है। फरीदाबाद और गुड़गांव की मिलाकर के 2200 ऐसे फ्लैट हैं, अगर जनरेटर बंद हो जाए तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी। 40-40 फ्लोर बसे हुए हैं, बिजली नहीं चलेगी, जनरेटर नहीं चलेगा, अगर पावर नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। इसके लिए हमने बात करी थी कि गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर काफी समय जगह पर पीएनजी आ चुकी है, सीएनजी आ चुकी है। हमने सरकार से कहा था कि आप आदेश कीजिए कि सारी इंडस्ट्री और सारी सोसाइटी जो हाई राइजर हैं वो अपने जेन सेट को पीएनजी में कन्वर्ट करा ले। उससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारी कॉस्ट, क्योंकि जनरेटर से हमें कुछ फायदा नहीं है, प्रदूषण बढ़ता है। हम 4 रुपए की जगह 22 रुपए देते हैं यूनिट उसका सर, वो हमें भी नुकसान है और प्रदूषण को भी नुकसान है। और आ चुकी है, और थोड़ी बहुत अगर जरूरत पड़ती है तो आरडब्ल्यूए को या इंडस्ट्री को जो एनवायरमेंट फंड है उसमें से थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए, कन्वर्ट करा दिया जाए, तो ये समस्या ना आती। लेकिन पूरा साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इस पर हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं आया। अब दोबारा शुरू हो गया, बोलो जी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हम फिर वही कहेंगे, फिर अगले साल होगा।
तो एक तो ये बहुत बड़ी कारण है, जहाँ यही हाल हमारे पराली का है। पराली की बात है, अगर आपको पिछले साल याद हो, इन्हीं दिनों श्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को किसी ने कह दिया और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि कंपोस्टर में हम सब्सिडी देंगे जी। अब ना तो उनको पता था, ना हमारे एंकर साहब जो है उनको पता था कि कंपोस्टर है क्या चीज। कंपोस्टर एक ऐसा केमिकल है जो पराली को जब काट दे डाल देते तो उसको खाद में कन्वर्ट करता है, जिसकी कीमत एक एकड़ के लिए 500 रुपए है। 500 रुपए में क्या वो सब्सिडी देंगे और क्या वो करेंगे, तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वो मालूम नहीं था। लेकिन इस साल उसके बाद इस पे काफी रिसर्च हुई है और एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा जी, और उन्होंने स्वराज ट्रैक्टर कंपनी देखी, उन्होंने एक अटैचमेंट लगाई है, अटैचमेंट बनाई है जो ट्रैक्टर के पीछे लग सकती है, उसको सुपर सीडर बोलते हैं जी। उसके साथ पराली को काटने की जरूरत नहीं है। जब आपने गेहूं लगाना हो, पानी डाल करके उसी खेत में उसको चला दो, वो गेहूं के बीज भी कर देगी और पराली अंदर खेत में चली जाएगी और खाद बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बोला था, अवेयरनेस नहीं है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है विभाग के समय अपने ग्राम सेविका की तरह, आशा वर्कर की तरह गांव-गांव जाके इस चीज को एक बढ़ोतरी दे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। वो महिंद्रा वाले तैयार हैं कि जिस गांव में हमें बुलाओ। ठीक है गौड़ साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपने बहुत अच्छी बात कही है अवेयरनेस को लेकर भी, और जो डीजल जनसेट को लेकर जो आपने हकीकत बताई है, वो पूरा साल भर बीत गया वंदना जी, लेकिन सरकार अभी तक डीजल जनसेट को बंद नहीं करा पाई है। उसका विकल्प देने के बावजूद भी आज भी स्थिति जस की तस है। और यही आरोप आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार पर लगाए गए थे। 18% जो प्रदूषण है वो डीजल जनसेट की तरफ से होता है, ये उनका दावा है, ये आरोप है आप लोगों के ऊपर। पूरा जो आरोप है किसानों को लाकर छोड़ दिया, पराली पर उन्होंने लाकर छोड़ दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, हमने ये किया वो किया। तो केजरीवाल जी की राजनीति इसी तरह की है कि वो आरोप लगाते हैं और इस तरह की राजनीति करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी सरकार ने क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो धान की पराली से हमने कपड़ा बनाने का काम जो है, उसके लिए फिनलैंड के एक ऊर्जा कारोबार से जुड़ी फॉरम इंडिया है, उसमें हिसार कृषि इंडस्ट्री ने समझौता किया है, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, किसान कैसे लेकर जाएगा। आपको बताऊं कि जितने भी कृषि अभी आप सीडर की बात कर रहे थे, हैप्पी सीडर ले लीजिए, पैडी स्ट्रॉ चॉपर ले लीजिए या मल्चर ले लीजिए, इन सबके लिए हमने 80% सब्सिडी रखी है सीएससी के लिए। ये 80% सब्सिडी पर वो उनको प्रोवाइड होगा। और आपको बताना चाहूंगी हमारे टारगेट से 120% ज्यादा 3,423 मशीन जो है वो सीएससी ने खरीदी है, इंडिविजुअल ने 9,380 खरीदी है। एक अवेयरनेस पर भी एक प्रश्न आया, उसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि सबसे पहले सूचना हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग की गई। 18 अगस्त 2020 को एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कृषि मंत्री थे, वैज्ञानिक थे, मुख्य रूप से कुछ जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किसान से हुए थे, ऑफिसर्स थे, और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में पराली के विषय पर भी कॉन्फ्रेंस थी। 7,920 किसानों को ट्रेन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जींद में, जिसमें 332 रेड जोन के विलेजेस थे। तो ये सारा काम जो है वो मेरी सरकार कर रही है। हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, इनाम देने का भी काम कर रहे हैं। अगर टॉप का 1 अगर पंचायत आती है जनरल 10 लाख इनाम है, उसके बाद 7 लाख और 3 लाख इस तरह से इनाम भी रखा गया है। तो जहाँ तक जनसेट की बात है उसकी तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन पराली को लेकिन कैसे प्रयास वंदना जी, पूरा साल बीत गया, पूरा साल, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपको जल्दी दिखाई देगा, वो भी साल भर में दिखाई नहीं दिया और अब दिखाई देगा। हमारा एक्शन करना अभी शुरुआत है। आप जनसेट भी जो है वो बंद हो जाएंगे, आपको वो दिखाई देगा। लेकिन एक चीज में, लेकिन पॉल्यूशन की शुरुआत होगी वंदना जी, आपके एक्शन का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा, पॉल्यूशन का प्रभाव तो जरूर दिखाई दे रहा है। अपना प्रश्न दोहराएंगे आप जी? मेरा सवाल यह है कि पॉल्यूशन का प्रभाव तो दिखाई देना शुरू हो गया, लेकिन आपका जो एक्शन है, सरकार का एक्शन है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी जो इस बार का लक्ष्य था जीरो बर्निंग था, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाए। इसका एक कारण बहुत बड़ा मैं मानती हूँ कि आपने रिपोर्ट्स भी लिखी होंगी और आपने उसको रिपोर्टिंग भी की होगी। आपने देखा होगा कि रात को पराली जला दी जाती है, उसमें ट्रैक्टर चला दिया जाता है ताकि निशान ना छोड़ा जाए। कहीं ना कहीं किसानों से जो हमें और ज्यादा
हेल्प मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। लगता है उनको लगता है कि एक माचिस की तीली से जो काम हो सकता है उसके लिए इतना सारा झंझट क्या करना, जबकि पंचायतों को कहा गया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो देंगे। पंचायतों को जगह दी गई है कि वो उसको उसके गट्ठर को बांधकर वहां पर रखे और उसको आगे पहुंचाया जाए, उसके पैसे भी दिए जाएंगे। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और मानिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हम बहुत सारी चीजें ग्राउंड वाटर लेवल की बात करते हैं, हम एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं, तो धीरे धीरे हर एक चीज की तरफ बढ़ा जाता है। और हम बहुत, मैं आपको बताऊं 2014 से हम लगातार जुटे हुए हैं कि जो पराली की घटना है वो कम से कम हो जाए। हमारा पूरा प्रयास है, लगातार अवेयरनेस और हर तरह के काम किए जा रहे हैं कि पराली की घटनाएं कम से कम हो, और उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हमें किसानों का सहयोग चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर बैठकर मैं अपील करना चाहूंगी। ठीक है सुशील जी, आपने सुखदेव जी की भी बात सुनी कि किस तरह से वो पराली को ही जिम्मेदार नहीं मानते, और आप लोग, और 2015 की जो IIT दिल्ली की जो रिसर्च थी या 2018 में जो एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च थी, उसने भी साफ तौर पर माना था कि पराली जिम्मेदार नहीं है। जो बड़ा कारण है वो वाहनों का प्रदूषण है, और वाहनों की कमी नहीं है दिल्ली में। उसको लेकर कुछ किया आप लोगों ने? हाँ, मैं यही बताता हूँ आपको। जी, दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है देश में जी जिसने 100% कमर्शियल वाहन दिल्ली के अंदर CNG पे कन्वर्ट किए। दिल्ली सरकार देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने 99.5% इंडस्ट्रीज को PNG पे कन्वर्ट किया। दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री खुद खेतों में जाके घोल का छिड़काव करता है ताकि पराली खाद बन जाए। मैं अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करता हूँ, वहां पे 6-6 घंटे बिजली नहीं आती और सारी इंडस्ट्री डीजल पे चलती है। एक इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा के मुख्यमंत्री ये नहीं बता सकते कि प्योरली PNG पे कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली का 99.5% इंडस्ट्रियल एरिया PNG पे कन्वर्ट हो चुका है। आप मुझे बताएं कौन से आपके जिले के अंदर आपने वाहन को CNG पे कन्वर्ट करके लागू कर दिया? आपके सारे जिलों के अंदर डीजल के वाहन चल रहे हैं पूरे को पूरे। सुशील जी, एक चीज मुझे भी आप बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी सुशील जी। पोल्यूशन इतना है कि डस्ट सारा उड़ रहा है, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। किसान परेशान है, अब उसके अपने फेफड़े खराब होते हैं, उसको MSP मिल नहीं रही, वो पराली जलाने पे मजबूर है। सरकार ने उसको कोई सहायता नहीं दी कि उसके पराली से जलाने से बचने के लिए उसको ये सहायता दे। जी तो बोलिए इन्होंने न केवल हरियाणा की सेहत को खराब किया है, अभी तो पड़ोसी राज्यों की सेहत को भी खराब किया है। एक प्रश्न मेरे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं उनसे एक प्रश्न है मेरा। आपने दिल्ली सरकार का बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर बखान किया, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो बड़ी बड़ी परियोजना चल रही हैं उसमें धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? अभी ये जो प्रश्न है उत्तरी दिल्ली के महापौर ने ये आपके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा था, तो उसका जवाब तो आया नहीं। मुझे लगता है कि कहीं को भी आ जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार आप अपनी बात पूरी कर ले, मैं बोलता हूँ। जी बोलिए। दिल्ली के अंदर जो बीजेपी शासित MCD है उनके ऊपर आखिरी में दिल्ली सरकार को जुर्माना लगाना पड़ा। वो पोल्यूशन फैलाने के अंदर कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो रही थी। आज डस्ट मुक्त एरिया होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसके अंदर अपने अधिसूचना जारी की है, परंतु MCD अपने कामों में फेल थी। कूड़ा जलाने के अंदर कहीं ना कहीं MCD का हाथ पाया गया, वहां पर दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाया। दिल्ली सरकार अपने लेवल पे पोल्यूशन को हमेशा खत्म करती है। और अच्छा सुशील जी अब मेरा एक सवाल है सुशील जी, जो 2015 में IIT दिल्ली का जो रिसर्च थी, यह जो एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो 2018 में जो रिसर्च किया, वाहन प्रदूषण सबसे बड़ा कारण था। आप लोगों ने ऑड इवन का नियम भी शायद इसी कारण से लागू किया था कि वाहन प्रदूषण की वजह से जो पोल्यूशन है वो कम हो, लेकिन वो कम नहीं हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें 1000 बसें चलाई जाएंगी, कितनी बसें आई हैं अभी तक दिल्ली में? 100% कमर्शियल वाहन इलेक्ट्रिक बसें लाने का जो वादा था वो कितनी आई हैं, ये बताइए बस। हमारे सारे बसें आ रही हैं। इलेक्ट्रिक बस कहाँ सुशील जी आप बात कर रहे हैं?
इलेक्ट्रिक बस एक भी नहीं है। पहला ऐसा 1000 बस लाने का दावा दिल्ली था, के अंदर कितनी बस आई? एक भी बस डीजल पे नहीं चलती। सुनिए जी, मेरी बात को। इलेक्ट्रिक बस लाने का वादा किया नहीं किया था आपने, ये बताइए। पेट्रोल पे नहीं चलती। आपने इलेक्ट्रिक बस लाने का वादा किया कि नहीं किया? अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको बोला था कि स्मोक टावर लगाने के निर्देश दिए थे, कितने लगा दिए? कोई आंकड़ा है? देखिए, चलिए दूसरे राज्यों पर तो आप आरोप लगा देते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात कर लेते हैं। आंकड़े भी आपके पास भेज देंगे जी, परंतु दिल्ली पहले आप नहीं बता पाएंगे ना, भेजने की बात तो ऐसे तो हर प्रवक्ता बोल देगा कि वो आंकड़े भेज देंगे। आंकड़े देंगे। ठीक है, गौड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौड साहब जी। जो बहुत बड़ा प्रदूषण का जो कारण है, यार जरा उनको बोल लेना दो यार, मैं बीच में अच्छा नहीं लगता। मैं आऊंगा, सुखदेव जी आपके पास आऊंगा। जी गौड साहब, जो एक चीज जो सबके नोटिस से निकल रही है यहाँ पर, राजनीति की से हम ज्यादा बात कर रहे हैं जी, आप ध्यान दो कि जो हमारे वाहन चलते हैं ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको कंट्रोल करती है जी, तो पिछले 10 सालों में आप देखो तो प्रदूषण का वो इंजन के हिसाब से भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 हो रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो रहा है, सब मानते हैं जी, ऐसा कोई नियम जनरेटर पर नहीं है सर जी, 99% जनरेटर सुधीर के बने हुए हैं। उसके कुमिंस का NTA जी, 655 BC बिग कैम इंजन है जो कि 2008 का है। 2008 के इंजन से आज हमारे जेनसेट बन रहे हैं, वो भारत स्टेज 2 को भी नहीं मीट करता सर। तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री का, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहन के लिए ये नियम तय करता है, उनका स्तर बढ़ाता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो जनरेटर के ऊपर भी रखे कि भैया ये प्रदूषण वाले मत बनाओ जी, के ऊपर भी चीज है। और जो दोबारा मैं वही बात कहूंगा, जो हमारा NCR का एरिया है 80% एरिया में या तो IGL की या अडानी की गैस आ चुकी है, PNG CNG। अगर सरकारें के मन में शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो काम करने की, आज भी वो शुरू करे, मैं गारंटी करता हूं। यही तो दिक्कत है गौड़ साहब, सरकार की तरफ से दावे तो किए जाते, कोई भी सरकार हो, लेकिन निष्क्रियता लगातार बनी रहती है सर। इसीलिए बिल्कुल मैं तो किसी पार्टी का, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, आज काम शुरू करे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 4 महीने में 80% इंडस्ट्री और जो हाई राइजर बिल्डिंग में हैवी ड्यूटी जनसेट लगे हुए हैं वो PNG पे कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में होती है, बड़े बड़े दावे करने में होती है, काम करने में नहीं होती। सुखदेव जी ठीक है, मैं गौड़ साहब आऊंगा। सुखदेव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। जी सुखदेव जी, क्या आप लोग, क्योंकि पराली को भी आप ये पूरी तरह से क्लीन चिट तो दे नहीं सकते सुखदेव जी, पॉल्यूशन तो फैला रही है, लेकिन आपकी राज्य सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 गुना, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, 4 गुना कोई कम परसेंटेज नहीं है। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं कोई घर में बैठ के आंकड़े नहीं बनाए, वो जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो ही बता रहा हूँ। तो आंकड़े तो गवर्नमेंट के होते हैं, जो घर से बैठ कर बताता कौन है? ऐसे मत समझो भी पराली के लिए हमने कुछ नहीं, सबसे ज्यादा फिक्र पराली जलाने का हमें है, क्योंकि सबसे पहले जो खराब होता है वातावरण तो पंजाब का होता है, इसलिए हमने उसके लिए चाहे वो सुपर सीडर हो, चाहे हैप्पी सीडर हो, चाहे डायरेक्ट शोइंग हो, हम हर चीज पे उस पे सब्सिडी देते हैं और फार्मर्स को कहते हैं उसको यूज करो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें अगर हम सोल्यूशन पे जाए ना तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, लेकिन सोल्यूशन क्या निकलता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसमें स्टेट सफर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक ऑर्डर निकाल देती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो शायद आपके भी अभी ध्यान में नहीं है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाल दिया 31/12/2019 तक आप जो 300 किलोमीटर में थर्मल पावर स्टेशन आते हैं उन पे FGD लगाओ, क्योंकि हमारा वातावरण दिल्ली का खराब होता है। और FGD मीन्स फ्लू गैसेस डीसल्फराइज करना होता है, और उसको लगाने के लिए खर्चा पता कितना आता है, 1 मेगावाट में 2 करोड़ से ज्यादा। और अगर हमारी कैपेसिटी 5000 मेगावाट की है तो देख लो भी स्टेट को कितना बियर करना पड़ेगा। उसके लिए हो क्या रहा है, ऑर्डर निकलता है लेकिन फिर हेल्प करने को कोई तैयार नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, अगर आपने FGD भी लगवाने हैं, चाहे वो हरियाणा, क्योंकि 300 किलोमीटर में तो हरियाणा आता है, पंजाब आता है और उधर यूपी का एरिया आता होगा, लेकिन किसी को हेल्प कोई नहीं।
हम और एफजीडी लगेगा तो हम भी चाहते हैं पोल्यूशन उससे कम होगा, डीसल्फराइज वो जो होता है, जो फ्लू गैसेज है वो डीसल्फराइज होगी तो वातावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कौन करता है? स्टेट में थोप दिया जाता है। ऐसी प्रणाली की बात है, हम तो उसकी फार्मर्स की इकट्ठी करते हैं और यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं, जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और उनको जैसे उनका खाद बनाने में भी कोशिश कर रहे हैं, और तरह तरह के हमने प्रोजेक्ट भी लेके आए। तो टोटली यानी कि जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अपना नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ढीला नहीं देती, एक पल्ला नहीं बढ़ाती अपना। मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 करोड़ रुपया 1 मेगावाट पे खर्चा आता है फ्लू एफसीडी लगाने का, तो कितने पैसे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने? हरियाणा को कितने दिए? पंजाब को एक भी पैसा नहीं। इसलिए सर हरियाणा को दे रही है केंद्र सरकार, पंजाब को नहीं दे रही है। पंजाब तो पहले ही बेचारा उधर बॉर्डर स्टेट है, इधर जेल है, इंडस्ट्री सारी पहले चली गई। इस कारण की इंसेंटिव थे जम्मू में, हिमाचल में, आधा हम हिमाचल के साथ लगते हैं, तो उधर उत्तराखंड के साथ लगते हैं, उत्तराखंड में भी इंसेंटिव है। इसलिए पंजाब को कुछ तो दो आप, लेकिन चाहते हैं सारा कुछ इंप्लीमेंट पंजाब करे। आज फार्मर की एजुकेशन पंजाब झेल रहा है। ठीक है वंदना जी, सब कुछ हरियाणा को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन भी हरियाणा में, हरियाणा ही फैला रहा है। इस तरह का आरोप है, केंद्र सरकार पंजाब को कुछ नहीं दे रही। देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगी जी। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मैं बात सुन रही थी। शायद उन्होंने हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उनका बयान नहीं सुना। पराली के मामले में वो पंजाब की जितनी तारीफ करते हैं कि पंजाब ने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जो है पैसा भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही कहानी कह रहे हैं ये कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जबकि 1100 करोड़ रुपए पिछली बार केंद्र सरकार ने दिए थे और इस बार हरियाणा ने अपनी तरफ से, ये केंद्र की तरफ से नहीं आया, अपनी तरफ से 1300 करोड़ रुपए लगाए हैं पराली के प्रबंधन के लिए, ताकि जो सब्सिडी दी जा सके बाकी सब काम हो सके। तो ये बड़ा अच्छा है कि हमसे हो नहीं सकता केंद्र पे डाल दो, ये तो बहुत अच्छा तरीका अपना एनकरेज कर सकते हैं, ना ही आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी तारीफ करते हैं, तो ये दोनों चरित्र मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी बैठे हैं, उनका भी मैं बात का जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारी बातें आप बताती कि आपने दिल्ली में कर ली, लेकिन यमुना नदी तो इतनी खराब हो रही है पोल्यूशन की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। एक आपने योजना स्टार्ट की थी सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए, वो झूठ बोलो योजना में बदल चुकी है, उसके लिए आपने क्या किया? एक फोन पर सेप्टिक टैंक साफ होगा, जो कॉलोनी रेगुलराइज नहीं है वहां पर आज तक कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं पहुंचा वहां पे टैंक को साफ करने के लिए। तो सर ऐसा मत सोचे कि हम हरियाणा में बैठे तो दिल्ली के बारे में नहीं पता। दूसरी बात, यहाँ पर बार बार एक जिक्र हो रहा है जनसेट के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर में गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा है कि हम जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इन बिल्डिंग्स को पावर देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि जो इनके डेफिशिएंसी है वो बिल्डर्स की तरफ से या डेवलपर की तरफ से आ रही है। ना तो उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं सबमिट कराए, जिसकी वजह से नहीं सबमिट करा रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इंतजार थोड़ी किया जाएगा जनता को परेशानी में डालने के लिए। मानती हूँ आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन उसके तरफ हम बढ़े हुए हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला, लेकिन आपको लगा कि कब तक वो इंतजार करते रहेंगे, कब तक बढ़ते रहेंगे? ये सुनते सुनते तो लोग परेशान हो चुके हैं। गौड़ साहब, जो ईपीसीए ने जो ग्रैप सिस्टम बनाया था, जिसका सुझाव दिया था ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, क्या आपको लगता है हरियाणा, पंजाब या दिल्ली इनमें से कोई इसको फॉलो कर रहा है? सर पहले तो मैं वंदना जी ठीक है, मैं वंदना जी आऊंगा आपके पास। जी वंदना जी ने जो कहा, अभी बिल्डर की बात करी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। गुड़गावा और फरीदाबाद में मिला करके 2 लाख से अधिक अपार्टमेंट हैं जी। सिर्फ 2200 ऐसे हैं, 2200, ये सरकार की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, जो बिल्डर की वजह से उनको पावर नहीं दी गई। अब दूसरी बात जो मैं करता हूं, जनरेटर हमें चलाने पड़ते हैं इंटरप्शंस में, ब्रेकडाउन में। अब एक बात सुन के सारा पैनल यहाँ हैरान रह जाएगा। मैं फरीदाबाद में ओमेक्स सोसाइटी में रहता हूँ, 33 केवीए की लाइन है,
HERC की गाइडलाइन बोलती है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जो दिया जाएगा वो मीटर वगैरह वही लगाया जाएगा आसपास में ताकि ठीक हो। ठीक है। हमारा जो मीटर लगा है 11 किलोमीटर सर, और हमारी सोसाइटी से 11 किलोमीटर की जो केबल है 33 केवीए की, कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ अपर ग्राउंड है, उसकी जिम्मेवारी हमारी रेजिडेंट की है मेंटेन करने की। बिजली बोर्ड बोलता है हम नहीं, हमने RTI डाली, वो कहते हैं हाँ जी हमारी जिम्मेवारी है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो करो वरना मरो। ये जवाब है, ये जवाब रहता है। बिल्कुल मैं समझ गया गौड़ साहब आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन जो मुद्दा है काफी गंभीर है और केवल आरोप प्रत्यारोपों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल यही देखने को मिलता है, पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज की अपील यही है कि सभी सरकारें अगर संवेदना के साथ संवेदनशील होकर काम करें तो इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। आप सब लोग हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया न्यूज हरियाणा फिर से एक बार यही अपील इन राज्य सरकारों से करेगा कि संवेदना के साथ लोगों की परेशानियों को समझते हुए इस मुद्दे से गंभीरता से निपटेंगे तो अच्छा रहेगा।